दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त केवल पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी वर्ल्ड इनसाइड। वर्ल्ड इनसाइड में एनसीईआरटी फॉर ऑल की इस सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों के ऊपर। और आज जो चैप्टर 4 है इसका तो वो है महासागरों और महाद्वीपों का जो वर्गीकरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स है जो हमारे वर्ल्ड पे, हमारे अर्थ पे, वह किस तरीके से है, कैसे है, इन सब मुद्दों पर आज हम लोग बातें करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पृथ्वी के भूगर्भ के बारे में जाना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमने उसमें बात की और हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हुए देखा कि दो तरीके के स्रोत हैं, प्रत्यक्ष स्रोत थे, अप्रत्यक्ष स्रोत थे। और प्रत्यक्ष स्रोतों में हमने देखा कि जो ज्वालामुखी था वो प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत था और हमने उसमें देखा जो सेल, जो माइनिंग थी, ड्रिलिंग थी, वो सब प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमने देखा। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत हमने तापमान, घनत्व, दबाव, ग्रेविटी और जो सिस्मिक है वेव, उसकी बातें की हमने, मेटियोर्स की बातें की, चुंबकीय क्षेत्र की बातें की। और इसी के आधार पे हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को इस तरीके से समझा था कि भूपटल है, प्रावार है, क्रोड है। इन सब बातों का अध्ययन करते हुए आज हम बढ़े हैं कि कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, जो आज हमको वर्तमान में यहाँ पे जैसे अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है, पैसिफिक ओशन दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, क्या ये सब इसी तरीके से थे या इनमें कुछ चेंजेस था? इन सब बातों का अध्ययन आज हम इस पे जान रहे हैं, इस पे हम बातें कर रहे हैं। जो संसार का जो मानचित्र है जिसको आप यह देख रहे हैं, जो संसार का मानचित्र जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो इसमें जो भी कंडीशंस हैं, क्या यह इसी तरीके से थी या इनमें कुछ चेंजेस थे? ये पहले इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों हुआ और कैसे हुआ? अगर इनमें कोई परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ? इन सब मुद्दों के बात में आज हम बातें कर रहे हैं। तो इसके बाद ऊपर जो सबसे पहले बातें हुई तो वो बात हुई महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के रूप में, तो जिसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बोला गया। तो देखा गया कि जो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इसका जो तटीय वाला क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है इन दोनों महाद्वीपों का, यह क्या है, आपस में सिमेट्री दिख रही है। इसमें यह आपस में एक जैसे ही, इनमें ऐसा लग रहा है कि ये दो आपस में मिल रहे हैं। तो इस सिमेट्री को जब ध्यान में रखा गया तो देखा, इसके ऊपर सबसे पहले बात की 1596 में अब्राहम ऑरेंटेलियस ने। तो अब्राहम ऑरेंटेलियस ये क्या थे, एक डच मानचित्रकार थे। इन्होंने जब पूरे वर्ल्ड के मैप को देखा तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे क्या दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है। इनके ये जो आपस में जो क्षेत्र हैं ये आपस में जुड़े हुए दिख रहे हैं। इस पे इन्होंने क्या की, सर्वप्रथम संभावना व्यक्त की कि ये कभी क्या रहे होंगे, एक साथ रहे होंगे। इसी बात को आगे बढ़ाया एंटोनियो पेलेग्रिनी। ये क्या थे, एक मानचित्रकार थे ये भी। इन्होंने क्या किया, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने 1858 में ये तीनों महाद्वीपों को एक माना। और वो तीन महाद्वीप क्या थे, अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसको एक बोला, यूरोप और एशिया को एक बोला और अफ्रीका को एक बोला कि ये सभी कभी क्या थे, एक साथ थे। लेकिन इनमें क्या हुआ, उन्होंने बोला कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी विस्फोट से क्या हो गए, अलग हो गए। यह मानना किसका था, पेलेग्रिनी का। कब बात हो रही है, 1858 में यह बात वो कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी बात नहीं बनी और बात आगे पहुंची। बात आगे कहाँ पहुंची, बात पहुंची भैया 1912 में। और यहाँ पे एक जर्मन जलवायुवेत्ता थे, नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा को स्वीकारा और उन्होंने बोला कि जो वर्तमान के महाद्वीप हैं यह कभी क्या थे, एक विशाल महाद्वीप के रूप में थे जिसको पेंजिया बोला। और जो वर्तमान के सभी क्या हैं, महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उन्होंने उसको क्या बोला कि यह सब एक ही थे, जिनको उन्होंने क्या बोला, पेंथालसा बोला। तो पेंजिया का मतलब था विशाल संपूर्ण पृथ्वी और पेंथालसा का अर्थ था
जिसमें चारों ओर जल ही जल है। तो महाद्वीपीय विस्थापन की जो सिद्धांत दिया 1912 में, इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा क्या रही है। तो महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा रही है कि कैसे हम जो पेंजिया था, यह पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था, और एक विशाल महासागर था जिसका नाम पेंथालसा था। ये समय के साथ क्रमिक रूप से विखंडित होते होते आज किस तरीके से वर्तमान जो हमको अर्ली टुडेज का वर्ल्ड दिख रहा है, यह किस तरीके से बना है, इन सब मुद्दों के ऊपर जब हम एक संकल्पनात्मक बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा का। इसी को जो सैद्धांतिक रूप प्रदान किया वो किया अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इनका यह सिद्धांत 1912 में पब्लिश नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय विश्व की स्थिति ऐसी नहीं थी। तो इनका सिद्धांत आगे जाके प्रकाशित हुआ 1922 में, 1922 में यह प्रकाशित हुआ, ठीक है, पब्लिश हुआ। तो इसमें इन्होंने बोला कि एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था, एक विशाल महासागर था जिसका नाम पेंथालसा था। पेंजिया में किन्हीं कारणों से, कारण क्या थे इन्होंने तब नहीं बता पाए टूटने का कारण, लेकिन बोला कि पेंजिया में किन्हीं कारणों से पेंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तरी भाग को लॉरेशिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। बोला कि जो उत्तरी भाग था इसमें था एशिया, इसमें था यूरोप और इसमें था नॉर्थ अमेरिका, और जो दक्षिणी भाग था गोंडवाना लैंड, इसमें इन्होंने 3 महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को स्वीकारा। भारत भी स्पष्ट रूप से गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। समय के साथ क्रमिक रूप से लॉरेशिया में और विखंडन हुआ और गोंडवाना लैंड में भी विखंडन हुए, लेकिन जब स्टार्टिंग में पेंजिया 2 भागों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, इनके बीच एक सागर का आविर्भाव हुआ जिसको इन्होंने बोला तेथिस सागर। तो यही तेथिस सागर सबसे पहले इन्होंने बताया कि इस तरीके से कंडीशंस हुई। अब इनकी बात को मानेगा कौन? अब अपनी बात कह तो दी कि भैया पृथ्वी में जो ये महाद्वीप थे ये आज जब जो साथ में एक साथ हमको दिख रहे हैं, यह पहले से ही ऐसे नहीं थे। लेकिन इस बात को समझाने के लिए भी या इस बात को प्रूव करने के लिए भी उनको क्या थे, उनको प्रमाण जुटाने पड़े, उनको साक्ष्य जुटाने पड़े, और अपने साक्ष्यों से संबंधित बातों में उन्होंने ये सारी चीज़ें जुटाई। सबसे पहला उनका प्रमाण था भूआकृति से संबंधित, जलवायु विज्ञान से संबंधित और जीवाश्म विज्ञान से संबंधित। हालांकि वेगनर क्या थे, अपने आप में एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो जब ये पूरा जलवायु का अध्ययन कर रहे थे पूरे विश्व में, पूरा जलवायु का मतलब क्या है कि पुरानी जलवायु का, ठीक है, पिछली जलवायु का, कि हमारे वर्ल्ड में किस तरीके से जलवायु कंडीशन रही हैं, जब इन बातों का अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनको जो चीज़ें आज हिमालय में दिख रही हैं वह हिमालय की हैं ही नहीं, और जो चीज़ें इनको इक्वेटर वाले रीजन की दिख रही हैं, भूमध्य रेखा पे दिख रही हैं, वो भूमध्य रेखा पे हैं ही नहीं। तो इन्होंने जब समझने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ, कि इस विश्व में ऐसा क्या हुआ होगा कि मुझे आज जहाँ पर ठंडे क्षेत्र की जलवायु में का मैं अध्ययन कर रहा हूँ कि मुझे जलवायु ठंडी दिख रही है, लेकिन वहाँ के जो फॉसिल्स मुझे दिख रहे हैं वो तो गर्म क्षेत्रों के हैं, और जो गर्म क्षेत्रों के फॉसिल्स हैं वो कभी ना कभी ठंडे क्षेत्रों के फॉसिल्स हैं। तो इसमें इनका दिमाग खनका और इन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो इन्होंने 2 संभावनाएं व्यक्त की। पहली संभावना व्यक्त की, या तो जो क्लाइमेट की बेल्ट हैं वो शिफ्ट हुई होंगी, ठीक है, जो जिसमें हम उष्ण कटिबंध कह रहे हैं, उपोष्ण कटिबंध कह रहे हैं, शीतोष्ण बोलते हैं, शीत बोलते हैं, ध्रुवीय बोलते हैं। बोला या तो ये शिफ्ट हुए होंगे। अब ये शिफ्ट हुए हैं तो फिर इसको शिफ्ट होने के लिए तो बहुत बड़े लेवल पर चीज़ें होनी चाहिए। इसका मतलब तो हम क्या कह रहे हैं, हम सूर्य और पृथ्वी के रिलेशन की ही बातों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, जो अभी वर्तमान का रिलेशन है, इसमें ही चीज़ें नहीं हुई होंगी। तो जब ये चीज़ उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही थी, तो इसी समय उनके दिमाग में ये भी आया कि ये भी हो सकता है कि कभी ये सारे महाद्वीप एक साथ रहे होंगे, और जो आज ध्रुवीय क्षेत्र हैं वह कभी क्या रहे होंगे, वह कभी
गर्म क्षेत्रों की जगह पर रहे होंगे, और आज जो गर्म जगह हैं वो कभी क्या रहे होंगे, ठंडे क्षेत्रों पर रहे होंगे। तो इसलिए इन्होंने जो सबसे पहला आधार प्रमाण अपना जुटाया वो था महाद्वीपीय भागों की साम्यता, जिसको जिगसॉ फिट बोला। तो जिगसॉ फिट क्या था, ये बोलता है कि ये जो महाद्वीपों के तट हैं, महाद्वीपों के जो तट हैं, इनको अगर आपस में मिलाने की कोशिश करोगे तो ये मिल जाएंगे। जैसे दक्षिणी अमेरिका को अफ्रीका से मिलाने की कोशिश की, नॉर्थ अमेरिका को आप क्या यूरोप से मिलाने की कोशिश की, इधर अफ्रीका के पूर्वी तट को ऑस्ट्रेलिया से मिलाने की कोशिश की, तो यहाँ से अंटार्कटिका से जो दक्षिणी अमेरिका का सदर्न पोर्शन है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सदर्न पोर्शन है, उसको मिलाने की कोशिश की। तो यहाँ पे इनको दिखा कि जिगसॉ फिट की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जिगसॉ फिट का मतलब है जो तटीय आकृति है उसमें साम्यता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें साम्यता देखने को मिल रही है। दूसरा इनका प्रमाण था कि चट्टानों के जो उम्र के प्रमाण इन्होंने देखे। इन्होंने देखा कि जो ब्राजील में जिस तरीके की चट्टानें दिख रही हैं उसी तरीके की चट्टानें अफ्रीका के पश्चिमी भाग में भी देखने को मिल रही हैं। तो देखा कि इन दोनों चट्टानों की जो उम्र रही है वह लगभग क्या रही है, सेम रही है। तीसरा इन्होंने देखा प्लेसर के निक्षेप। जो प्लेसर के निक्षेपों में क्या देखा इन्होंने कि जो घाना और ब्राज़ील में जो इनको प्लेसर के निक्षेप दिख रहे हैं, सोने के निक्षेप दिख रहे हैं, वो इनको ब्राज़ील और घाना वाले रीजन में सेम दिख रहे हैं कि यहाँ पे भी उसी तरीके के निक्षेप हैं और घाना में भी उसी तरीके के निक्षेप देखने को मिल रहे हैं। लेमूर जीव जो एक जीवाश्म के प्रमाण इन्होंने देखे कि वो लेमूर जीव अफ्रीका में दिख रहा है, वो मेडागास्कर वाले क्षेत्र में दिख रहा है और भारत में दिख रहा है। तो अगर यह एक जीव 3 जगहों पर हमको दिख रहा है तो क्या यह इस बात का ही प्रमाण देता है कि ये कभी ना कभी क्या रहे होंगे, सभी पास में रहे होंगे। लैमिंग जंतु जिसको जो अभी भी यूरोप से अटलांटिक महासागर में इसके बात होती है कि ये सुसाइड करने के लिए वहाँ से उधर को चला जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी इसमें देखने को मिलती है कि पश्चिम की ओर जाके अटलांटिक महासागर में कूद जाता है। तो इसका मतलब है कि अटलांटिक महासागर कभी था ही नहीं। यह जो लेमिंग जंतु है यह कभी क्या रहा होगा, यूरोप में रहता होगा और यूरोप से यह अमेरिका में जाता होगा, नॉर्थ अमेरिका में ये माइग्रेशन करता होगा, जो मौसम के साथ माइग्रेशन करता होगा। तो लेकिन अब वहाँ पे बीच में क्या आ चुका है, अटलांटिक ओशन आ चुका है। इस ओशन की वजह से अब हमको ऐसा लग रहा है वो क्या कर रहा है, वह सुसाइडल टेंडेंसी में है। औषधि टिलाइट्स जो हमको दिख रहे हैं वो हमको टिलाइट्स के निक्षेप हमको कहाँ कहाँ पे दिख रहे हैं, टिलाइट्स के निक्षेप हमको दिख रहे हैं कि हिमनदों से जो बने हुए इसके हमको दिख रहे हैं कि ये फॉकलैंड जो द्वीप है दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर दिख रहा है, अफ्रीका में हमको दिख रहे हैं, मेडागास्कर वाले क्षेत्र में दिख रहे हैं, इंडिया में दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दिख रहे हैं। तो यह एक संकेत था कि कभी ना कभी ये सारे क्षेत्र क्या रहे हैं, एक साथ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हिमानी से जो हिमानियों से औषधि टिलाइट्स चट्टानों के प्रमाण देखने को मिल रहे थे वो भी इनको क्या मिल रहे थे, एक जैसे मिल रहे थे। दूसरा जैसे एक जीव है मेसोसोरस। तो मेसोसोरस एक जीव था जो सरीसृप प्रजाति का रेप्टाइल है, यह एक, इसके प्रमाण इन्होंने बताए। बैगनर ने बोला ये कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में मिल रहा है, यह अफ्रीका में मिल रहा है, ठीक है, ये मेसोसोरस। और इन्होंने देखा कि जो ग्लोसेप्टोरिस एक फ्लोरा है, ग्लोसेप्टोरिस फ्लोरा, यह इन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में भी दिख रहा है, अंटार्कटिका के नॉर्दर्न पोर्शन में यह दिख रहा है, इधर इंडिया में यह दिख रहा है, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह दिख रहा है, दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट में दिख रहा है। तो आप देखिए यह एक इस तरीके से ये ग्लोसेप्टोरिस जो फ्लोरा है यह हमको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये कैसे है, अगर ये कभी एक नहीं थे तो आज ये ग्लोसेप्टोरिस फ्लोरा किस तरीके से यहाँ दिख रही है। ऐसे ही एक साइनोगेंथस जो है
वह दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो आज हमको अलग अलग जगहों पर उनके फॉसिल्स दिख रहे हैं, लेकिन वो ये थे कि कभी ना कभी ये क्या रहे होंगे, एक साथ रहे होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके की वनस्पति, इस तरीके के जीव जंतु देखे जा रहे हैं। यह बात महाद्वीपीय विस्थापन के अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए वैगनर ने क्या दिए थे, इससे संबंधित प्रमाण दिए थे। अब प्रमाण तो बात हो गई, उसके बाद वैगनर से बात हुई कि भैया प्रमाण ठीक है, तो आप ये बताओ कि प्रवाह कैसे हुआ है, फिर ये जो कॉन्टिनेंट आपस में कभी जुड़े हुए थे ये आज फैले कैसे, ये एक दूसरे से दूर कैसे गए। तो इसके लिए वैगनर ने दो बलों की बात की। पहला बोला पोलर एवं ध्रुवीय फ्लाइंग बल, जिसको बोला उन्होंने कि भूमध्य रेखा की ओर जो गुरुत्व बल या उत्प्लावकता का बल था वह लगा, और जिसको पोलर फ्लीइंग फोर्स बोला, और दूसरा ज्वारीय बल लगा पश्चिम की ओर, जो महाद्वीपों का विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ है, बोला इसके लिए कौन से बल जिम्मेदार थे, ज्वारीय बल जिम्मेदार थे। ठीक है, तो जब फ्लीइंग बल की हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह कब लगता है, जब पृथ्वी घूम रही होती है, घूर्णन कर रही होती है। तो घूर्णन कर रही होती है जब पृथ्वी, तो इसका क्या है, ध्रुवीय क्षेत्र कम चौड़े, और जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है यह क्या है, बल्ज एरिया है, इसमें बल्ज हैं। तो इस बल्ज के आधार पर हमको दिख रहा है कि यह जो एरिया हैं यह फैले हुए हैं। तो ये इन पे ये फैलाव किस वजह से है, अपसारी और अभिसारी जो बल पृथ्वी के केंद्र से बाहर की तरफ लग रहा है उसकी वजह से यह फैलाव देखने को मिल रहा है। तो ये दो बलों की उन्होंने बात की थी कि प्रवाह सिद्धांत में उन्होंने बात की कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की ओर जो महाद्वीपों का विस्थापन हुआ उसका कारण था कौन सा बल, फ्लीइंग बल, पोलर फोर्स, या जिसको हम बॉयंसी फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोला जाता है। और जो पश्चिम की तरफ महाद्वीपों का प्रवाह हुआ उसके लिए उन्होंने बोला कि सूर्य और चंद्रमा से लगने वाले जो ज्वारीय बल थे उस बल की वजह से इस पे बात हुई। लेकिन यह बात कोई हजम करने वाली बात नहीं थी कि इतने बड़े महाद्वीपों को सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति ने खींच दिया, या फिर जो फ्लीइंग बल है उसकी वजह से महाद्वीप शिफ्ट हो गए। इस बात को लेके जब आगे बातें हुई तो बातों में लोगों ने नए विचार उभर के सामने आए, और नए विचारों में सबसे पहला विचार आया था संवहन धारा सिद्धांत। 1930 के दशक में, बेसिकली 1928 में आर्थर होम्स ने सबसे पहले बार संवहन धारा सिद्धांत, कन्वेंशनल करंट थ्योरी के ऊपर बात की। इन्होंने बोला कि जो पृथ्वी का मेंटल है, हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा है क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो जो मेंटल है कितने किलोमीटर से है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर का जो क्षेत्र है भैया, यह है मेंटल। बोला इस मेंटल में से क्या होती हैं, संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति होती है। संभावना व्यक्त की कि यहाँ से संवहनिक धाराएं उत्पन्न हो रही। संवहनिक धाराएं क्या होती हैं कि गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं तो सतह को या तो तोड़ती हैं, अगर तोड़ दिया तो बाहर आके ज्वालामुखी विस्फोट करेंगे। अगर तोड़ नहीं रही हैं तो फिर क्या होती हैं, इनमें फैलाव होगा, सतह के नीचे फैलाव होगा। तो अपने उद्गम क्षेत्र से फैलाव के साथ यह क्या होने लगती हैं, ठंडी होने लगती हैं, और ठंडी होकर नीचे बैठने लगते हैं और अल्टीमेटली अपने सोर्स जोन पे जाने लगती हैं। तो ये इस तरीके की एक कंडीशन होती है कि जहाँ से उठ रही हैं जो भी धाराएं हैं, अल्टीमेटली वहीं पे जाके वो धाराएं क्या हो जा रही हैं, मिल जा रही हैं। तो आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरीके से कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, संवहनिक धाराएं जहां से शुरू हुई अल्टीमेटली वहीं पर आके खत्म हो रही हैं। तो ये बहुत सारे जो हमारे स्थलाकृतियां हैं उन सब पे इनका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला। अब बात ऑलरेडी हो चुकी थी आर्थर होम्स के ऊपर कि इन्होंने संवहन जो मेंटल परत है, मेंटल परत का हमने बात की थी, जो कैसी थी, मेंटल परत में 100 से 200 किलोमीटर का जो एक क्षेत्र था जिसको हमने प्लास्टिक दुर्बल मंडल बोला था। इस प्लास्टिक दुर्बल मंडल की स्थिति कैसी थी, अर्धतरल अवस्था थी।
अर्ध तरलता के लिए क्या जिम्मेदारी थी? अर्ध तरल होने के लिए जिम्मेदार थे दो कारण। कौन कौन से दो कारण थे? सबसे पहला था जो रेडियो सक्रिय तत्वों की जो वहाँ पे विखंडन हो रहा था रेडियो सक्रिय पदार्थों में, और दूसरा था क्या? दबाव। ऊपरी परत का निचली परत के ऊपर दबाव के कारण तापमान में क्या देखने को मिल रही थी? भिन्नता। और हम देख रहे थे कि जैसे जैसे पृथ्वी के सतह से गहराई की ओर जा रहे थे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर तापमान में क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। लेकिन यह वृद्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे पृथ्वी के कोर तक की स्थिति नहीं है, यह ऊपरी परतों की स्थिति थी, क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई की ओर जा रहे थे तो जो घनत्व था, घनत्व में भी वृद्धि देखने को मिलती है। और जब घनत्व में कहीं किसी क्षेत्र में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो तापमान, जो चट्टानों का मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक बिंदु है, वह गलनांक बिंदु भी क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो मेंटल में लेकिन हमको ये देखने को मिल रहा था कि 100 से 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र था प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर, वहाँ पे चट्टानें कैसी अवस्था में थी? पिघली हुई अवस्था में थी। उसी पिघली हुई अवस्था की चट्टानों का ऊपर उठना ही संवहन धारा को बताता है कि यहीं से संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ऑर्थर होम्स मानते हैं कि जो महाद्वीपों में विस्थापन हुआ, जो एक महाद्वीप एक जगह से दूसरी जगह गए और दूसरी जगह से एक जगह पर आ रहे हैं, इसका कारण इन्होंने संवहनिक ऊर्जा तरंगों को माना, जिसको आगे चल के प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में भी एक्सेप्ट किया गया। इसके बाद बात होती है महासागरीय अधःस्थल की। बात हो रही है कि अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या देखा गया कि महासागरों की जो अधोस्थल है, जो महासागरों का बॉटम एरिया है, उस बॉटम एरिया की स्थलाकृति की भी बात हुई कि उसके बॉटम में क्या है। इसकी मानचित्रण के लिए मानचित्र निरूपण का अभियान चलाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो देखा गया कि जो पृथ्वी के महासागर हैं, महासागरों के तली में भी एक अलग तरीके की स्थलाकृति है। वह खाली एक कटोरे की तली जैसा नहीं है। देयर आर सो मैनी अदर टोपोग्राफी। तो उस टोपोग्राफी को जानने के लिए, समझने के लिए बात हुई। तो महाद्वीपीय पर्पटी की चट्टानों के काल निर्धारण, डेटिंग ने यह तथ्य स्पष्ट किया कि महासागरों के नितल की चट्टानें महाद्वीपीय भाग से क्या हैं? नई हैं। तो जब इनकी डेटिंग देखी गई, इनका काल निर्धारण देखा गया, समय देखा गया कि जो महासागरों की तली की जो चट्टानें हैं, क्या ये भी उसी क्रम की चट्टानें हैं जिस क्रम के महाद्वीप हैं? तो देखा गया नहीं, यह कैसे चट्टानें हैं? ये न्यू चट्टानें हैं, ये नवीन चट्टानें हैं। और जो महाद्वीप हैं ये क्या हैं? ओल्ड चट्टानें हैं या पुरानी चट्टानें हैं। तो कॉन्टिनेंट कैसे हैं? पुराने हैं। और महासागरों की तली कैसी है? नवीन आकृति है, नवीन स्थलाकृति है। अब ये नवीनता क्यों आई, कैसे बने, इन सब के ऊपर आगे चल के बातें हो रही हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पे जो स्थलाकृति देखने को मिली, कॉन्टिनेंट थे। कॉन्टिनेंट का वह हिस्सा जो जलमग्न था, मग्न मीन्स पानी में डूबा रहना, वह हिस्सा जो जलमग्न था उसी को बोला गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ या महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट का सीधा अगला हिस्सा जिसमें ढाल होती है, बेसिकली जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है इसमें जो ढाल होती है वो होती है 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच। ठीक है, मंद ढाल का यह क्षेत्र होता है 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच, यह एक ढाल का क्षेत्र होता है। लेकिन इससे जस्ट जो अगला हिस्सा होता है जिसको महाद्वीपीय मग्न ढाल बोलते हैं, इसका ढाल 5 डिग्री से अधिक देखने को मिलता है। यहाँ का 5 डिग्री से अधिक यहाँ का ढाल हमको देखने को मिलता है। कौन सा वाले रीजन पे? महाद्वीपीय मग्न ढाल वाले रीजन पे। इसी के बाद जो नई स्थलाकृति बनती है वह बनती है सी माउंट, जो समुद्र के अंदर कैसे क्या है? माउंटेन है। उसके बाद बनता है एबाइशल प्लेन, जो यहाँ से मलुआ है, अवसाद है। यह अवसाद यहाँ पे जाके जो तली में जाके बिछ जाता है, फैल जाता है, इसी से बनता है एबाइशल प्लेन, जिसको बितलीय मैदान भी बोला जाता है। इसी बितलीय मैदान से आगे एक स्थलाकृति बनती है ग्योट, जिसका टॉप क्या होता है? पठारनुमा होता है, उसको बोलते हैं ग्योट। ग्योट बेसिकली क्या होता है? ज्वालामुखी निर्मित पर्वत होता है, लेकिन इसके ऊपरी भाग में क्या होता है?
अपर्दन होने से इसका ऊपरी भाग चपटा हो जाता है, जिसकी वजह से यह एक इस तरह की आकृति बनती है, पठारनुमा आकृति बनती है जल के भीतर, दैट नोन एज ग्योट। उसी में यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कौन सी, यहाँ पे हमको ये देखने को मिल रहा है मिड अटलांटिक रिज। यह रिज क्या है, यह बनता है जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से जब लावा बाहर निकलती है, तो लावा बाहर निकलने से यहाँ पे एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, दैट नोन एज, इसको ही बोलते हैं क्या, कटक, या इसी को बोलते हैं रिज। तो ये आकृतियां हमको देखने को मिलती हैं कहाँ पे, इसके महासागरों की तली में ये सारी स्थलाकृतियां हमको देखने को मिलती हैं। तो इसी से हम आगे और बातें करते हैं। तो गहराई व उच्चावच के प्रकार के आधार पर महासागरीय तल को 3 प्रमुख भागों में बांटा। सबसे पहला था महाद्वीपीय सीमा, दूसरा था गहन सागरीय बेसिन या मैदान जिसको बोले थे, और तीसरा था मध्य महासागरीय कटक। अब सीमा क्या थी, जिसको हम बोल रहे हैं बेसिकली मार्जिन। व्हाट इज कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब मार्जिन को समझते हैं। मार्जिन में आप इस चित्र को समझिए, एबाइशल प्लेन से लेके महाद्वीपीय मग्नढाल, महाद्वीपीय मग्नढाल, तो ये मग्नढाल से लेके यहाँ एबाइशल प्लेन तक के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। मीन्स यहाँ पे जाके कॉन्टिनेंट का मार्जिन फिर क्या हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ से फिर एबाइशल प्लेन, अलग तरीके की स्थलाकृति। तो यहाँ तक स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं यह किसका हिस्सा है, महाद्वीप का हिस्सा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, महाद्वीप का हिस्सा है, इसीलिए इसको बोलते हैं महाद्वीपीय सीमा। इससे आगे फिर महाद्वीप का हिस्सा यह नहीं रह जाता है, इससे आगे फिर एबाइशल प्लेन का हिस्सा शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एबाइशल प्लेन या वितलीय मैदान क्या होते हैं। यह विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व मध्य महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। अब यहाँ ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, इसको हमने बोला महाद्वीपीय मग्न तट है, यह महाद्वीपीय मग्न ढाल है। मग्न ढाल के बीच यहाँ पर सी माउंट आपको दिख रहा है, सी माउंट, और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, कटक। कटक क्या है, पृथ्वी के जो जलीय भाग के अंदर इस पर्वतीय श्रृंखला, लेकिन किससे बनी है, ज्वालामुखी विस्फोटों से बनी है। तो यह कंस्ट्रक्टिव बेसिकली बाउंड्री होती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ होता है, नवीन सतह का निर्माण हुआ होता है। आगे जाके हम बात करेंगे इस पे। हैरी हेस ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में इस पूरे को समझाया कि किस तरीके से यह कटक बनता है। लेकिन एबाइशल प्लेन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कटक से ये इधर का हिस्सा और महाद्वीप का से यह इधर का हिस्सा, महाद्वीपीय सीमांत से इधर का हिस्सा और कटक से इधर का हिस्सा, यही क्या है, एबाइशल प्लेन है। बेसिकली क्या होता है, अवसादों से निर्मित मैदान होता है। कहाँ पे, अवसादों से निर्मित मैदान होता है। कहाँ पे, महासागरों के मध्य भाग में, महासागरों की गहराई में अवसादों से निर्मित मैदान को ही हम क्या कहते हैं, वितलीय मैदान बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में है कटक। अब देखो कटक क्या है। मध्य महासागरीय कटक आपस में जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। क्या है, जुड़े हुए पर्वतों की एक श्रृंखला बनाती है। महासागरीय जल में डूबी हुई यह पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली संभवतः सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये है मेंटल, ठीक है, जिसको हम मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। मैग्मा चैम्बर से जब संवहनिक तरंगें ऊपर उठती हैं, तो जब ये पृथ्वी की सतह को क्या करते हैं, 2 भागों में अलग करती है। तो जब पृथ्वी की सतह को तोड़ के ये 2 भागों में अलग करती है, तो यहाँ से निकलने वाला मैग्मा यहाँ आके लावा के रूप में फैल जाता है। लेकिन समुद्रों के नीचे ही होता है, इसीलिए ये क्या होता है, यहीं पर ठंडा होता है और नवीन स्थलाकृति का निर्माण करता है। और यही नवीन स्थलाकृति क्या है,
कटक है। ठीक है, यही नवीन स्थलाकृति यहाँ पे कटक के रूप में हमको देखने को मिलती है। तो ये है बेसिकली, जब हम प्लेट टेक्टोनिक की गति की बात करेंगे तो यह अपसारी गति से, ठीक है, डाइवर्जेंट जो उसकी गति होती है, मूवमेंट होता है, उसकी वजह से निर्मित होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान मैग्मा बाहर निकलता है, सतह को तोड़ता है और सतह को तोड़ के एक नवीन सतह का यहाँ पे निर्माण कर देता है। यही नवीन सतह क्या बनाती है, एक पर्वत श्रृंखला के रूप में यहाँ पे स्थलाकृति बनाती है, जिसको कटक बोला जाता है। और यह कटक सबसे मुख्य रूप से जो हमको देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है मिड अटलांटिक ओशन में, जहाँ पे हमको अपसारी गति मुख्य रूप से देखने को मिल रही है। तो वहां पे अपसारी गति के कारण यहाँ पे पर्वतों का इस तरीके से कटक का निर्माण हो रहा है। तो कटक कैसा होता है, एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है, क्योंकि यह लगातार ज्वालामुखी उद्गार से ही बनने वाली स्थलाकृति हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो हम बातें करते हैं कि जो भूकंप और ज्वालामुखी वितरण है विश्व में, वह भूकंप और ज्वालामुखी का वितरण किस तरीके से है। जब हमने देखा कि कहीं पे कटक बन रहा है, ठीक है, तो कटक बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहे हैं, ज्वालामुखी वहाँ पे उद्गार हो रहे हैं। कहीं पे हमने देखा कि दो प्लेटें, जब आगे चल के हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे तो कहीं पे दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आएंगी, कहीं पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, कहीं पे दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर जाएंगी। तो यह है अभिसरण, यह है अपसरण और यह है संरक्षण। तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है वो सारी सीमाएं, वो सारे क्षेत्र जहाँ पे दो प्लेटें या तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं या एक दूसरे के पास आ रही हैं, वह सब क्षेत्र क्या हैं, भूकंप और ज्वालामुखी के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में, यह जो भाग है अटलांटिक महासागर का जो मध्यवर्ती भाग है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमको क्या दिख रहे हैं, जो बिंदु हमको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे जो आपको ये स्थलाकृति देखने को मिल रही है, यही क्या है, यह कटक, यह पूरा अटलांटिक महासागर का कटक है और यह कहाँ तक जा रहा है, इधर हिंद महासागर तक। तो यह पूरा एरिया कैसा है, ज्वालामुखी वाला एरिया है। यह जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं वही क्षेत्र कैसे, कौन सा क्षेत्र होता है, वहीं पे भूकंप भी जनन हो रहे हैं। क्योंकि कोई जब संवहनिक ऊर्जा तरंगे पृथ्वी के सतह से टकराती हैं तो सतह से टकराएंगे तो पृथ्वी के सतह पर कंपन उत्पन्न होगा, यही कंपन क्या है, भूकंप है। और जब सतह को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे नवीन स्थलाकृति का निर्माण करते हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक भागों से निकलने वाला जो मैग्मा है वह जब पृथ्वी की सतह को तोड़ के बाहर निकलता है तो फिर लावा से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। इसी तरीके से हमको ये रिंग ऑफ फायर जो दिख रही है, रिंग ऑफ फायर देखिए आप कहाँ पर दिख रही है आपको, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे, यूरेशिया के पूर्वी हिस्से पे और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पे। यह जो पूरा रीजन है, यह पूरा रीजन कैसा है, रिंग ऑफ फायर का रीजन है, अग्निवलय जिसको बोलते हैं। तो यह अग्निवलय का हिस्सा यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या है, चट्टाने या जो यहाँ पे अभिसरण हो रहा है, दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं। तो जब दो प्लेटें एक दूसरे से मिल रही हैं तो यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में हम देखें यह पूरा रॉकीज वाला हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका में हम देखें यह पूरा एंडीज वाला हिस्सा है, इधर हमको दिखेगा फिलीपींस, जापान, हमको यहाँ पे ये द्वीप समूह देखने को मिल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे हमको जो स्थलाकृतियाँ देखने को मिल रही। तो यह अग्निवलय वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उद्गार या फिर भूकंपीय जोन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसी पर हम इस तरीके से देखें तो जो हमने देखा कि यहाँ पे हमको ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिले, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिले, ये वाले इस वाले रीजन पे जहाँ पर मैं
इस वाले रीजन पर हमको देखने के लिए मिले भूकंप और ज्वालामुखी। उसके बाद हमको ये पूरे इस रीजन में हमको देखने को मिला अग्निवलय, जिसको हमने बोला। यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहे हैं, भारत और यूरोप और अफ्रीका जहाँ पे मिल रहे हैं, और भारत और यूरेशियन प्लेट जहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलते हैं, आंतरिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। लेकिन यह क्या है, भूकंपीय जोन है पूरा। तो भूकंपीय जोन क्या है, इसीलिए हिमालय में लगातार भूकंप की घटनाएं घटित हो रही हैं। बार बार हमको नेपाल वाले रीजन में भूकंप की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। या अभी जो यहाँ पर कमचटका वाला रीजन था रशिया का, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला था, भूकंप देखने को मिला था, जिसकी वजह से जापान में सुनामी आई थी अभी कुछ ही दिन पहले। तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। और जब एक दूसरे से मिल रही हैं तो एक दूसरे पे क्या डाल रही हैं, दबाव डाल रही हैं। तो एक भारी प्लेट घनत्व जिसका अधिक है और एक हल्की प्लेट जिसका घनत्व कम है, इन दोनों के अभिसरण होने से यहाँ पे नवीन स्थलाकृतियों का क्या हो रहा है, बेसिकली चट्टानें, जब एक चट्टान नीचे जा रही है, छेपित हो रही है, सबडक्शन हो रही है, तो उसका विनाश हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ बलित पर्वतों का भी निर्माण हो रहा है। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एटलस है, यूरोप में आल्प्स है, यहाँ भारत में हमारा क्या है, हिमालय है, यहाँ पे हमारा एंडीज पर्वत श्रृंखला है दक्षिणी अमेरिका में, यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रृंखला है। तो इन सारी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण वाला जो भी क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, भूकंप और ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। तो जो रिंग ऑफ फायर है, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे हमको जो पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर वाला जो रीजन दिख रहा है, इस रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। ये वाला जो रीजन है भूमध्य सागर वाला, तो स्ट्रोम्बोली यहाँ का जो सबसे मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली जलवायु को, तो वो यहाँ पे है भूमध्य सागर वाले रीजन पे, जो क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र हमको रिंग ऑफ फायर है, और हमको मिड अटलांटिक वाला जो रीजन दिखा यहाँ पे हमको दिखा, और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कहाँ पे, मध्यवर्ती पेटी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हमको ज्वालामुखी और भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सागरीय अधः स्तर के विस्तार की, मीन्स जिसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए बोल रहे हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की जब हम बात करते हैं, प्रवाह के उपरांत अध्ययनों से महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो सिद्धांत दिया, यह सिद्धांत दिया बेसिकली 1960 के दशक में किसने, हैरी हैस ने यह सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत को उन्होंने कैसे दिया, उन्होंने बोला कि देखो, जैसे जब अटलांटिक का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो कटक वाला रीजन है, उस कटक वाले रीजन में उनको समानांतर ऐसी कुछ पट्टियां दिखी। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम ए प्लेट है, फिर डार्क नीला आपको दिख रहा है वो बी है, फिर ये सी है, फिर ये बीच वाला डी है, फिर ये भी ए है, बी है, सी है। तो उन्होंने देखा कि जो सबसे किनारे की चट्टान है इसमें, ठीक है, जो सबसे किनारे है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें उन्होंने देखा कि ये सबसे पुरानी स्थलाकृति है। उसके बाद उन्होंने देखा ये वाली, ये इससे नवीन है। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो सबसे बीच वाला है, ये सबसे नवीन है, सबसे नया है। तो उन्होंने ये देखा कि क्या, और दूसरी चीज ये देखने को मिली कि जो ये वाला ये क्षेत्र है, मान लीजिए ये वाले क्षेत्र की और इस क्षेत्र की जो स्थलाकृति है वो दोनों सेम है। और उसके बाद इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र की स्थलाकृति को देखा कि ये भी दोनों सेम है। इसके दोनों तरफ की स्थलाकृति की बात हो रही है, जो संरचना की बात हो रही है, तो देखा ये भी सेम है। तो उन्होंने बोला कि कभी ना कभी ये क्या रहे होंगे, एक साथ रहे होंगे, जिनमें क्या हुआ, पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो संवहनिक ऊर्जा तरंग आई उन्होंने तोड़ा और पुरानी चीज़ों को दूर किया, यहाँ पर नवीन स्थलाकृति का निर्माण किया। फिर कालांतर में क्या हुआ, दोबारा से यहाँ पर ज्वालामुखी
ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और इस चट्टान को तोड़ के भी इसको दूर किया और नवीन सतह का निर्माण किया। तो इस नवीन सतह के लगातार निर्माण होने से जो पुरानी सतह थी वो कहाँ जा रही है, किनारे चले जा रही है। तो इससे उनका अध्ययन और स्पष्ट हुआ और इससे पता लगा कि जो हमारा महाद्वीपों का सतह है, जो तल है, वह क्या है, फैल रहा है, फैलाव की स्थिति में है। इसी को क्या बोला, अधो स्तर का विस्तार। और जो देखने को कहाँ मिल रहा है, मिड अटलांटिक ओशन में। इसमें आप समझिए, इस चित्र में आप समझिए, देखिए यहाँ से ऊपर आ रही हैं संवहनिक धाराएं और फैल रही हैं, फैल के यहाँ पे क्या कर रही हैं, नवीन संरचना का निर्माण कर रही हैं। लेकिन जो पुरानी संरचना थी इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, किनारे पे पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ इसको किनारे पे पहुंचा दिया जा रहा है। तो इस किनारे पे पहुंचा देने से ये, लेकिन कभी क्या थे, ये दोनों संरचनाएं एक साथ यहीं पे थी। लेकिन क्या हुआ, कालांतर में जब यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी विस्फोट ने उनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो इससे यहाँ पे हमको देखने को मिला कि यहाँ पे क्या हुई, नवीन संरचना लगातार बनती गई और पुरानी संरचना को क्या करती गई, दोनों दिशाओं में दूर करती गई। तो इससे पता लगा कि यह क्षेत्र क्या है, पूरा सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे नवीन चट्टानें मिड में और ओल्ड चट्टानें, जो पुरानी चट्टानें हैं, वो साइड पर देखने को मिली। ठीक है, इसी का जब हम दूसरे हिस्से इसको आप देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको यंगेस्ट माउंटेन चेन देखने को मिल रही है, ये वाली। इससे ओल्ड वाली, ये वाली चेन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो है ओल्डर। और ये जो किनारे पहुँच गई है ये सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है। ठीक है, ये वाली। लेकिन कभी क्या होंगी, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है वो कभी यहाँ पर रही होंगी। ठीक है, लेकिन उसको इस वाले ने तोड़ के यहाँ आगे बढ़ाया। फिर ये वाला कभी क्या रहा होगा, ये ओल्डर वाला कभी एक साथ में यहाँ पर रही होंगी। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे रही होगी। लेकिन लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन होने से इस स्थलाकृति का क्या हुआ, निर्माण हुआ, कटक का निर्माण हुआ। ठीक है, हालांकि यह क्या है, एक तरीके का पर्वत श्रृंखला ही है, लेकिन कहाँ पे है, पृथ्वी के बेसिकली जल के नीचे है, जलीय भाग के नीचे वाले हिस्से में है। वहाँ पे यह एक क्या है, पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी क्रिया से। इस बात का अध्ययन किया किसने, हैरी हेस ने। यह एक क्या बना, यह एक बेस बना बेसिकली किसके लिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, जो वर्तमान का, ठीक है, आधुनिक अगर हम विज्ञान की बात करें तो उसका सबसे क्या है, सबसे नवीनतम सिद्धांत और सबसे एक्सेप्टेबल सिद्धांत। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए 3 सिद्धांत बेस बने। सबसे पहला कौन सा सिद्धांत था, वेगनर का सिद्धांत। दूसरा किसका था, होम्स का सिद्धांत। और तीसरा किसका था, हैरी हेस का सिद्धांत। तो हैरी हेस का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत क्या बने, वेगनर का कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। होम्स का कौन सा, संवहनिक ऊर्जा तरंग सिद्धांत। हैरी हेस का कौन सा, सागल नितल प्रसरण सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत बेस बने थे किसके लिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत बेसिकली जो प्लेट शब्द दिया वह सबसे पहली बार 1965 में प्लेट शब्द दिया गया, 1965 में किसके द्वारा, टूजो बिल्सन के द्वारा। टूजो बिल्सन ने सबसे पहली बार प्लेट शब्द का जिक्र किया और उन्होंने बोला कि पृथ्वी के स्थलमंडल के वो दृढ़ भूखंडों को उन्होंने प्लेट बोला। ठीक है, पृथ्वी के स्थलमंडल में जो रिजिड जो स्थलखंड, जो भूखंड हैं, ठीक है, उन्हीं को उन्होंने क्या बोला, प्लेट बोला। ठीक है, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर जो काम किया वह किया मैकेंजी ने, वह किया मॉर्गन ने, वह किया पार्कर ने। और 1967 में बेसिकली मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने महाद्वीपीय जो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है इसका सैद्धांतिक रूप प्रदान किया। लेकिन 1968 में मॉर्गन ने इसको बहुत तरीके से क्या किया, एक सिद्धांत के रूप में बांध दिया। किसको, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को, टेक्टोनिक का मतलब होता है उसमें बदलाव या उसमें गति,
ठीक है। विवर्तनिकी का मतलब होता है गति। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या बताता है? यह बोलता है कि लिथोस्फीयर को ही इन्होंने प्लेट कहा और बोला कि जो ठोस चट्टान व विशाल अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलखंडों से मिलकर बना है। ठीक है, प्लेट क्या है? दृढ़ भूखंड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किससे? महाद्वीपों से नहीं बने हैं, बल्कि किससे बने हैं? महाद्वीप और महासागरों की तली का जो है, महासागरों की तली से निर्मित यह जो स्थलखंड है उसी को इन्होंने क्या बोला? स्थलमंडल का जो खंड है इसी को इन्होंने बोला प्लेट। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि प्लेट को इन्होंने बोला कि ये एस्थेनोस्फीयर में क्या है? एस्थेनोस्फीयर जो 100 से 200 किलोमीटर का एक जोन है, इसके ऊपर तैराव की स्थिति में रहेंगे ये प्लेट। अब इनको अगर तैराव की स्थिति में रहेंगी तो संवहनिक जो धाराएं हैं वो इनको क्या कर देंगी? शिफ्ट कर सकती हैं एक जगह से दूसरी ओर। ठीक है, तो यह शिफ्टिंग के लिए संवहनिक ऊर्जा तरंगों को इन्होंने क्या माना? जिम्मेदार माना। किस चीज़ के लिए? प्लेटों की एक जगह से दूसरे जगहों पर जाने की या प्लेटों में गति के लिए इन्होंने किसको जिम्मेदार माना? संवहनिक ऊर्जा तरंगों को। बोला महासागरों की तली में यह 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तथा महाद्वीपों में लगभग 200 किलोमीटर मोटी होती है। ठीक है, महासागरों में तो कम मोटी बताया, 5 से 100 किलोमीटर, और महाद्वीपों की तली में बोला कि 200 किलोमीटर तक के जो दृढ़ भूखंड है इन्हीं को ही इन्होंने प्लेट का नाम दिया। ठीक है, अब इससे आगे जब बात है तो प्लेटों में 3 तरीके की गतियों की बात हुई। पहली गति थी डाइवर्जेंट बाउंड्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? अपसारी सीमा। दूसरी थी कन्वर्जेंट बाउंड्री, जिसको हम बोल रहे हैं अभिसारी सीमा। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसको हमने रूपांतरण बोला या संरक्षी प्लेट बोला। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पे क्या है? 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो नीचे से क्या आएगा? नवीन मैग्मा, वह इस सतह को तोड़ेगा, संवहनिक ऊर्जा तरंगें, और इस सतह को 2 अलग अलग भागों में तोड़ देगा। तो यहाँ पे नवीन मैग्मा का क्या होगा? उद्गार होगा। नवीन मैग्मा यहाँ पे क्या बना रहा है? लावा से निर्मित स्थलाकृतियों का निर्माण करेगा। तो इसी को हम इसीलिए इस क्षेत्र को, अपसारी सीमावर्ती क्षेत्र को, जहाँ पे नवीन स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संरचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचनात्मक प्लेट किनारा बोलते हैं, प्लेट सीमांत बोलते हैं। ठीक है, संरचना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? नवीन संरचना की उत्पत्ति हो रही है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैग्मा बाहर आ रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है तो यहाँ से सतह को तोड़ेगा, प्लेटों को 2 अलग अलग दिशाओं में भेजेगा, मैग्मा बाहर आके क्या करेगा? नवीन स्थलाकृति का निर्माण करेगा। तो कहीं पे ज्वालामुखी पर्वत, कहीं पे ज्वालामुखी पठार, और कहीं पे ज्वालामुखी से निर्मित मैदान, लावा निर्मित मैदान, तो कहीं पे कटक जैसी स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। ये है अभिसारी सीमा, जहाँ पे क्या अपसारी सीमा, डाइवर्जेंट, जहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे से क्या जा रही हैं? दूर जा रही हैं। इसके विपरीत जहाँ पे 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, ठीक है, 2 प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसमें क्या होता है? जो भारी प्लेट होती है वो नवीन जो बेसिकली जिसका घनत्व अधिक होता है, वह जब छेपित हो जाती है, जिसका क्या होता है? सबडक्शन होता है, छेपण होता है, सबडक्शन होती है, तो इसका जो अगला हिस्सा है, ठीक है, यह अधिक गहराई पे जाने पे क्या हो जाता है? पिघल जाता है, अपने गलनांक बिंदु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो हल्की प्लेट है इसमें क्या पड़ने लग जाते हैं? यहाँ पे वलन पड़ने लगते हैं। तो ऊपर क्या होता है? बलित पर्वतों का निर्माण होता है, लेकिन गहराई पे जाते हुए इस प्लेट में क्या होने लगती है? इस प्लेट में गलन होने लगता है, तो ये प्लेट समाप्त होने लगता है, इसका अगला हिस्सा समाप्त हो जाता है गलन की वजह से। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्लेट सीमांत है। यहाँ पे क्या हो रहा है?
विनाश हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट किनारा। किसको, अभिसारी सीमावर्ती क्षेत्र में जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे के सामने आती हैं, भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है और हल्की प्लेट में क्या होती हैं, हल्की प्लेट में हमको देखने को मिलते हैं वलित पर्वत। तो वलित पर्वत जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, या आल्प्स का निर्माण हुआ है, एटलस का निर्माण हुआ है, एंडीज का निर्माण हुआ है, रॉकीज का निर्माण हुआ है, तो ये सारे क्या हैं, वलित पर्वत हैं। किस वजह से हुआ है, जहाँ पर अभिसरण हुआ है दो प्लेटों में, जब दो प्लेटें एक दूसरे के, यहाँ पर आप देखिए एक प्लेट इधर आ रही है और एक प्लेट इधर जा रही है, तो ये भारी प्लेट है, इसमें क्या हो गया है, छेपण हो गया है, यह नीचे चले गई। ठीक है, भारी प्लेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इधर गई गति और यहाँ इधर लग रही थी, तो भारी प्लेट क्या हो गई, आंतरिक भागों में चले गई, और जो हल्की प्लेट थी इसमें क्या हो गए हैं, वलन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बनेंगे वलित पर्वतों का निर्माण हुआ और आंतरिक भाग पर जाके इनका विनाश हो जाता है। इसीलिए अभिसारी प्लेट सीमांतों को क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट सीमांत भी कहा जाता है, क्योंकि अधिक गहराई पर जाने पे प्लेट क्या हो जाती है, प्लेट का अगला हिस्सा गलनांक बिंदु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये जहाँ पे रगड़ रही होती हैं, जहाँ पे ये वाला जोन आप समझिए, ये वाला जोन जहाँ पे क्या हो रही है, ये सबडक्ट हो रही हैं, ये गहराई में जा, एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ खा रही है, इसी को बोलते हैं बेनिऑफ जोन। बेनिऑफ क्या था, एक विद्वान का नाम था, तो इसी को बोलते हैं बेनिऑफ जोन। इस बेनिऑफ जोन में विश्व के सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा भूकंपीय एरिया होता है बेनिऑफ जोन, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेट दूसरी प्लेट से क्या खा रही होती है, रगड़ खा रही होती है। लेकिन अब अभिसरण तीन तरीके का होता है। ठीक है, अभिसरण तीन तरीके का होता है। बेसिकली प्लेट तीन तरीके की होती हैं। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, दूसरी होती है महासागरीय प्लेट, और तीसरी होती है महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। ठीक है, एक तो स्पष्ट रूप से महाद्वीप वाली प्लेट होती है, एक स्पष्ट रूप से महासागर वाली प्लेट होती है, और एक स्पष्ट रूप से क्या होती है, स्पष्ट रूप से न होके महाद्वीप और महासागर दोनों का मिला जुला हुई प्लेट होती है। तो तीन तरीके का अभिसरण देखने को मिलता है। एक तो मिलता है महाद्वीप से महाद्वीप का अभिसरण, जैसा हमको कहाँ पर दिखने को मिल रहा है, अफ्रीका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली महाद्वीप का अभिसरण है। एक हमको देखने को मिलता है दो महासागरीय प्लेटों का जब अभिसरण होता है, तो यह हमको देखने को मिलता है प्रशांत महासागर। छोटी प्लेटें हैं, फिलीपीन प्लेट वगैरह जो हैं, तो यहाँ पर दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण देखने को मिलता है। एक हमको मिलता है महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण, जो हमको दिख रहा है कहाँ पे, हमको दिखता है रॉकीज पर्वत वाले रीजन पे, और हमको दिखता है एंडीज पर्वत वाले रीजन पे, जहाँ पे नाजका प्लेट, ठीक है, महासागरीय प्लेट है, और जो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है वह महाद्वीपीय प्लेट है। दोनों के अभिसरण से एंडीज पर्वत श्रृंखला बनती है। वैसे ही कोकोस महासागरीय प्लेट है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपीय प्लेट है। इन दोनों के यहाँ से अभिसरण से देखने को मिलता है हमको रॉकीज पर्वत। तो तीन तरीके के जो अभिसरण होता है, तीन प्रकार से होता है। महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण होता है, और दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण होता है। तीसरी गति होती है रूपांतरण सीमा। इसमें ना तो किसी नवीन स्थलाकृति का निर्माण होता है और ना ही किसी स्थलाकृति का या फिर किसी चट्टान का विनाश होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको संरक्षी प्लेट सीमांत भी बोला जाता है। इसमें ना तो नवीन सतहों का निर्माण हो रहा है, ना ही पुरानी प्लेटों का क्या हो रहा है, इसमें विनाश हो रहा है। इसमें ये क्या होती है, एक इस तरफ आ रही होती है एक प्लेट, तो एक दूसरी तरफ चले जा रही होती है। लेकिन यह हिस्सा भी क्या होता है, बेनिऑफ जोन का हिस्सा होता है। यहाँ पे यह वाला क्षेत्र, तो यह भी सर्वाधिक क्या होता है,
भूकंप संभावित क्षेत्र होता है। तो जो भी रिफ्ट घाटी हैं, ठीक है, उन सारी रिफ्ट घाटियों में इस तरीके की कंडीशन हमको देखने को मिल रही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको क्या देखने को मिलते हैं, भूकंप के झटके वहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम प्लेटों को संचालित होने के लिए कि फोर्स क्या थे, प्लेटों में मूवमेंट के लिए क्या फोर्स थे, जो जैसा वेगनर के सिद्धांत में बात हुई थी कि सिद्धांत उस बात तो कर रहे हो कि आप फैलाव हो रहा है, लेकिन फैलाव के लिए कौन से बल जिम्मेदार हैं, तो इसमें सीधे सीधे बात हुई थी किसकी, संवहनिक ऊर्जा तरंगों की। आर्थर होम्स ने जो 1928 में जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, संवहनिक ऊर्जा तरंग सिद्धांत, उसमें यही था कि जो हीटेड मटेरियल है कहाँ पे, हमारे मेंटल में, वहाँ से ऊपर उठती हैं, ये हॉट जोन बन जाती हैं यहाँ पे। इस हॉट जोन से जब चट्टान, जब संवहनिक ऊर्जा तरंगें सतह की ओर आती हैं तो यही क्या करती हैं, प्लेटों में कहीं पे अपसरण तो कहीं पे अभिसरण करवाती हैं, ठीक है, कहीं पे अभिसरण करवाती हैं। और इसी से क्या होता है, पूरा प्लेट टेक्टोनिक में जो भी बल हैं वही ये दोनों बल हैं, जिससे हमको पता लगता है कि पृथ्वी की जो सतह है वह अभी भी क्या है, गतिमान स्थिति में बनी हुई है, स्थिर कुछ भी नहीं है। पृथ्वी में आज भी कोई भी चीज़ स्थिर अवस्था में नहीं है, ठीक है, स्थिर अवस्था में है ही नहीं है कोई भी चीज़, हर वस्तु क्या है, गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो इसीलिए यह इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगने वाले ये संवहनिक ऊर्जा तरंगें जो ताप की होती हैं, और ताप का कारण आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं, थोरियम, बोरियम, यूरेनियम, लिथियम, इनमें जब नाभिकीय विखंडन होता रहता है, या फिर जो दबाव है जो पृथ्वी के आंतरिक भागों की ओर जाते हुए जो एक परत दूसरे परत के ऊपर दबाव डालती है, उसकी वजह से जो ताप हो रहा है वह यहाँ पे क्या कर रहा है, मेंटल को अर्धतरल अवस्था में रख रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में नासा ने बेसिकली मुख्य रूप से 7 बड़ी प्लेटों का जिक्र किया, ठीक है, और बोला कि 7 बड़ी प्लेट हैं और 6 छोटी प्लेटों का जिक्र अभी तक हुआ है। तो 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी हैं, सबसे पहली है आर्कटिक प्लेट। ये वाला हिस्सा जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरा हिस्सा आर्कटिक प्लेट का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला पूरा हिस्सा आर्कटिक प्लेट का हिस्सा है। तो यह है आर्कटिक प्लेट। दूसरी है उत्तरी अमेरिकी प्लेट, यह वाला जो हिस्सा है उत्तरी अमेरिका वाला प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। तीसरा है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। चौथा है यह जो प्रशांत वाला प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, यहाँ से इधर और ये वाला पूरा हिस्सा, तो ये क्या है, पैसिफिक प्लेट का हिस्सा है। फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है, यह पूरा हिस्सा क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन है। यह अफ्रीका वाला हिस्सा है और यह पूरा फिर किसका हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो यह 7 मुख्य रूप से प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी, आर्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो इन सारी प्लेटों में अलग अलग तरीके की गति देखने को मिलती है। कहीं पे प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो कहीं प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जहाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं वह क्या है, अपसरण है, और जहाँ एक दूसरे के पास आ रही हैं वह अभिसरण है। आपको पता है कि अभिसरण में क्या होता है, विनाश होता है, ठीक है, और अपसरण में क्या होता है, नवीन सतहों का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक, ठीक है, प्लेट सीमांत, और इसको क्या बोलते हैं, विनाशात्मक प्लेट सीमांत, ठीक है। उसके बाद जो छोटी प्लेटों का जिक्र हुआ, उन छोटी प्लेटों में है सबसे पहले कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट कहाँ पे है, कोकोस प्लेट है ये वाली प्लेट जो कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह प्लेट है, जो क्या करती है, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एक यहाँ से क्या करती है, अभिसरण करती है
दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ और यहाँ पे रॉकीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। दूसरी है नाजका प्लेट। नाजका प्लेट यह प्लेट है, यह कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में बेसिकली, और दक्षिणी अमेरिका के कहाँ पे है? पश्चिम में है। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं, यहाँ पे अभिसरण करते हैं और यहाँ पे विश्व की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, उसका निर्माण करते हैं। तीसरी है अरेबियन प्लेट। अरेबियन प्लेट आपको यह देखने को मिलती है, जो लाल सागर से ऊपर वाला हिस्सा है, रेड सी से ऊपर वाला जो हिस्सा है वह अरेबियन प्लेट का हिस्सा है, जिसकी वजह से जो रेड सी है वह एक क्या है? रिफ्ट घाटी वाला रीजन है। फिर है फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कहाँ पे? फिलीपींस और जापान वाले रीजन पे फिलीपीन प्लेट है। उसके बाद है कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट यहाँ है, ये जापान वगैरह के नीचे वाला हिस्सा और यह ऑस्ट्रेलिया का पूर्व वाला हिस्सा। और एक है फिर फ्यूजी प्लेट, ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है फ्यूजी प्लेट, ठीक है, किसके? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यह हिस्सा है। तो यहीं पे ही यह है, फ्यूजी प्लेट भी यहीं पे है। फिर एक जुआन डू फूका प्लेट है, वो यहाँ पे दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम वाले रीजन पे। तो ये विश्व के जो 6 छोटी छोटी प्लेटें थी उनका हिस्सा है, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लेटें हैं जिनसे क्या हो रहा है? पूरे विश्व में लगातार ज्वालामुखी और भूकंप जैसी क्रियाएं लगातार हो रही हैं, और हमारा जो पृथ्वी का भूगर्भ है वह अभी भी किस अवस्था में है? गतिमान अवस्था में है। अभी भी लगातार हमारी पृथ्वी क्या है? अस्थिर अवस्था में बनी हुई है। इसी का अगर हम अगला हिस्सा देखें तो हम अगर भारत की बात करेंगे तो भारत कभी किसका हिस्सा था? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, क्योंकि जब पेंजिया 2 भागों में टूटा था, उत्तरी भाग अंगारालैंड, दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड, जिसको लॉरेशिया बोला जाता है, तो भारत गोंडवानालैंड का स्पष्ट रूप से हिस्सा था। यह किसका हिस्सा था? गोंडवानालैंड का हिस्सा था। लेकिन समय के साथ फिर भारत क्या हुआ? मेडागास्कर वाले क्षेत्र से भारत टूटा अफ्रीका से, ठीक है, जिसकी वजह से भारत का जो दक्षिणी, जो अभी हमारा पश्चिमी घाट वाला रीजन है, वह आज भी क्या है? भ्रंश कगार वाला रीजन है। उसका कारण यही है, वह कभी किससे टूटा है? अफ्रीका वाले रीजन से, मेडागास्कर वाले क्षेत्र से टूटा है। तो भारत इस तरीके से था प्रारंभिक भारत। आज से लगभग 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारत की स्थिति ये थी, जो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत की स्थिति ये थी। इसके बाद भारत में विखंडन, भारत का यहाँ से जब विखंडन हुआ तो भारत ने यहाँ से मूवमेंट करना शुरू किया, और मूवमेंट करते हुए भारत की स्थिति आप देख रहे हैं कि 5.5 करोड़ वर्ष पहले ये हुई। उसके बाद 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति ये हुई, 1 करोड़ वर्ष पूर्व भारत की स्थिति ये हुई, और वर्तमान भारत की स्थिति यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। तो जब भारत, जो दक्षिणी भारत है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत जब यूरेशियन प्लेट के साथ यहाँ पर आके टकराता है तो इससे ही क्या बनता है? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, जो इधर फिर अराकान योमा से मुड़ते हुए हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो हमको देखने को मिल रही हैं, जो जिनको हम आर्क बोल रहे हैं, वह आर्क हमको यहाँ तक देखने को मिलता है। तो यहाँ से हिमालय क्या है? ऐसे समकोला बैंडों के साथ मुड़ा हुआ है, और अराकान याम होता हुआ यहाँ से हमको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक भी इसका विस्तार है। तो बेसिकली भारत स्पष्ट रूप से किसका हिस्सा था? गोंडवानालैंड का हिस्सा था, जो गोंडवानालैंड से टूटकर भारत किसका हिस्सा बना? आज जब यूरेशिया से टकराया, यूरेशियन प्लेट से भारत टकराया, तो उसके बाद भारत की स्थिति वर्तमान में जो हमने को देखने को मिलती है वह इस तरीके से हमको देखने को मिलती है। तो यह था एक इंट्रोडक्शन लाइक कि जो भी वर्तमान के महाद्वीप हैं, महासागर हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वह कैसे अस्तित्व में आए, कैसे एक पेंजिया टूट के अंगारालैंड और गोंडवानालैंड, और फिर अंगारालैंड टूट के यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका, और गोंडवानालैंड टूट के दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया बना। यह उसकी एक कहानी थी, किस तरीक़े से चीज़ें हुई, स्टार्टिंग हुई
हमारी वैगनर से लेके, वैगनर से पहले से जो बातें शुरू हुई 1596 से जो बातें शुरू हुई, वहाँ से लेते लेते हम 1968 तक के समय काल में बढ़े और हमने देखा कि पृथ्वी के जो वर्तमान के महाद्वीप हैं, महासागर हैं, इनकी अपनी एक क्या रही है, लगातार इतिहास रहा है। और ये आज भी लगातार क्या है, आज भी यह गतिमान अवस्था में या अस्थिर अवस्था में हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे जो हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में ही उपस्थित हैं। आप लोग एनसीईआरटी की बुक ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िएगा। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन हैं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को कमेंट में जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। 4 आपके विकल्प हैं इसमें। वैगनर ने की, अब्राहम ऑर्टेलियस ने की, पेलिग्रीनी ने किया, एडमंड हैस ने की। तो आप लोगों को जवाब देना है कि कौन था वो जिसने सबसे पहले यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को एक साथ होने की बात कही। तीनों महाद्वीपों के एक साथ होने की बात किसने कही थी, ये बात आपको कमेंट करनी है। दूसरा, पोलर फ्लीइंग बल जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, किससे संबंधित है पोलर फ्लीइंग फोर्स, इस पे मैंने बहुत बात की है। तो ये आप बताएंगे कि पृथ्वी के परिक्रमण से है, पृथ्वी के घूर्णन से है, गुरुत्वाकर्षण से है या ज्वारीय बल से है, किससे संबंधित है पोलर फ्लीइंग फोर्स, इस पर आप कमेंट कीजिएगा। कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं है, इस पर आप माइनर प्लेट नहीं है। हम लोगों ने 7 मेजर प्लेट और 6 माइनर प्लेटों की बात की है, ठीक है, हमने इन पे बात की है। तो आप इसमें से बताइएगा कि कौन सी लघु प्लेट नहीं है। नाजका प्लेट लघु प्लेट है कि नहीं है, फिलीपीन, अरब प्लेट या फिर अंटार्कटिक प्लेट, कौन सी प्लेट ऐसी है जो लघु प्लेट नहीं है, ये पूछा है, ये आप बताइएगा। चौथा क्वेश्चन है, सागरीय अधःस्थल विस्तार जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग सिद्धांत था, उसमें हैस ने किस अवधारणा पर विचार नहीं किया। पहली अवधारणा बोल रहा है मध्य महासागरीय कटकों के साथ ज्वालामुखी क्रियाएं या महासागरीय नितल के चट्टानों में सामान्य और उत्क्रमण चुंबकत्व की क्षेत्र की पट्टियों का होना, विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों के वितरण का या महासागरीय तल की चट्टानों की आयु का। किस पे बात नहीं की थी उन्होंने, इस बात को आपको कमेंट पे करना है। और जो 5वां क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, वह है हिमालय पर्वत के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरीके की प्लेट सीमा है, इस बात को आप बताइएगा। महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण है, अपसारी है, रूपांतरण है या महाद्वीपीय अभिसरण है। मैंने आप लोगों को बताया है अभिसरण में 2 प्लेटें आमने सामने आती हैं, अपसरण में 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं और संरक्षी प्लेटों में 2 प्लेटें एक दूसरे के समानांतर इस तरीके से जाती हैं। तो आपको बताना है कि हिमालय वाले क्षेत्र में क्या हुआ है, अपसरण हुआ है या अभिसरण हुआ है। अगर अभिसरण हुआ है तो वो कौन सा अभिसरण था, महाद्वीपों का अभिसरण हुआ है, महाद्वीप महासागरीय प्लेट का अभिसरण हुआ है, किसका अभिसरण हुआ है। होप आप लोग इन सारे क्वेश्चनों का आंसर करेंगे और आपने यह सेशन एंजॉय किया होगा। हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।